नया दिन, नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर। खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि ये है जनता का अखाड़ा। नमस्कार, मैं हूं आनंद नरसिम्हन। अखाड़ा में आज सबसे पहले शुरुआत करेंगे बॉम्बे हाई, यानी कि अरब सागर में चल रहे हाई वोल्टेज रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी हुई खबर से, जहां मुंबई के पास अरब सागर में फंसे लोगों को बचाने के लिए नेवी कोस्ट गार्ड का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 4 दिनों से जारी है। वहां अभी भी 38 लोगों के फंसे हुए होने की शंका है। सुरक्षित उनको निकालने की कोशिश अभी भी जारी है। और इस बीच महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने सीधे सीधे ओएनजीसी और केंद्र सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय पर निशाना साधा है। नवाब मलिक ने ओएनजीसी पर साइक्लोन ताउते की चेतावनी को लेकर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही हादसे में हुई मौत के लिए ओएनजीसी के अधिकारियों को भी जिम्मेदार ठहराया है। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री के मुताबिक अगर ताउते तूफान की चेतावनी पर ध्यान दिया गया होता तो ना तो 600 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में पड़ती और ना ही 37 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। नवाब मलिक ने जिम्मेदार अधिकारियों को तुरंत निलंबित करने और उनके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस चलाने की मांग भी की है। ये सीधे जिम्मेदारी ओएनजीसी की है। ओएनजीसी कहेगी कि एफकॉन की है, एफकॉन कहेगा कि बार्ज मालिक की है। कल हमने मुद्दा उठाया तो धर्मेंद्र प्रधान जी ने रात में इंक्वायरी पैनल सेटअप किया है, लेकिन सिर्फ इंक्वायरी पैनल सेटअप करने तक ही चलेगा नहीं। चाहिए सरकार को कि जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार है उन्हें तत्काल रूप से सस्पेंड करे और 304 के तहत मुकदमा दर्ज हो सदोष मनुष्यबल हत्या का, और जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। संदीप बोल दिल्ली से जुड़ रहे हैं, अभिषेक पांडे भी जुड़ रहे हैं मुंबई से, और कोस्ट गार्ड के दफ्तर से भी हमारे साथ रिपोर्टर जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं अभिषेक से जानना चाहूंगा, महाराष्ट्र सरकार का सीधा आरोप यह है कि वार्निंग्स दिए गए थे, उसको इग्नोर किया गया, और जो जिम्मेदार हैं इन वार्निंग्स को इग्नोर करने के लिए उन्होंने ही 600 से ज्यादा लोगों की जिंदगी को खतरे में डाला। ओएनजीसी के कई सारे जहाज थे जो कि बीच समंदर फंसे हुए हैं, उनमें से एक है जो ये P305 जो डूब गया है, उसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं लोगों की है जिन्होंने इन वार्निंग्स को पूरी तरह से सिरे से नकार दिया या लापरवाही बरती। भारतीय जनता पार्टी की इच्छा है और कोविड के संकट में देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये पूरा ऑपरेशन हो रहा है और लगातार नेवी का ऑपरेशन चल रहा है, उसके बावजूद भी महाराष्ट्र सरकार की तरफ से नेवी का ऑपरेशन पर भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं इस ऑपरेशन में क्रेडिट लेने की बात की जा रही है, जबकि इस पर जवाबदेही नहीं तय हो रही है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अतुल भातखलकर हैं। अतुल जी, नवाब मलिक मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि नेवी का जो ऑपरेशन चल रहा है उसमें क्रेडिट बीजेपी ले रही है, केंद्र सरकार ले रही है, लेकिन जो लोगों की डेथ हुई है या जो लोग मिसी हैं उनकी जवाबदेही नहीं तय कर पा रही है केंद्र सरकार, और उनके सवाल खड़े करने के बाद केंद्र सरकार ने इंक्वायरी सेटअप किया। पहली बात तो मुझे लगता है कि जब से उनके दामाद को ड्रग क्राइम में अंदर डाला है और उसको 2 महीने 3 महीने के बाद भी जमानत मिला नहीं है, तो मुझे लगता है कि नवाब मलिक की दिमाग की हालत जो है उसकी जांच करने की आवश्यकता है। और मैं आपके माध्यम से राजेश टोपे जी से ये विनंती करता हूँ कि नवाब मलिक की वो दिमाग की जांच करे, क्योंकि वो अपना मानसिक संतुलन मेरे ख्याल से खो बैठे हैं। जिस पद्धति के घिनौने विधान स्टेटमेंट वो एक के पीछे एक कर रहे हैं, और उनके लिए नहीं, क्योंकि उनको तो राजनीति करना है हर बात की। लेकिन मैं आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये ओएनजीसी ने जिनको कॉन्ट्रैक्ट दिया था, जो डीप सी में 150 किलोमीटर के ऊपर जो प्लेटफॉर्म रिगिंग ऑयल रिग का काम कर रहे थे, वहाँ दुर्घटना घटी है। सामने बात ये आई है कि उनको भी बाकी लोगों के जैसा 3 दिन पहले ये बताया गया था कि आप यहाँ से लोगों को किनारे पे शिफ्ट करो, लेकिन ये काम एक निजी कंपनी एप्सॉन करके कर रही थी। और इस बात की पूरी जांच करने के लिए कल ही केंद्र के पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित की है कि इशारा देने के बाद
सावधानी बरतने के बाद भी वहां उस प्लेटफॉर्म पर काम क्यों चल रहा था? लेकिन सवाल ओएनजीसी पर खड़े कर रहे हैं। महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं ओएनजीसी को इसकी जवाबदेही लेनी चाहिए और केंद्र सरकार को जवाबदेही लेनी चाहिए कि कैसे वहां पर साइक्लोन की चेतावनी के बाद भी वहां से ये पोत नहीं हटाए गए, जो भी जहाज थे उनको हटाया नहीं गया वहां से। इसके लिए मैंने शुरुआत में कहा कि इसके लिए कल ही जांच कमेटी ये बिठाई गई है और सूचना देने के बाद भी काम क्यों नहीं किया, इस बात की चर्चा करनी है। तो उसकी शुरुआत तो मुख्यमंत्री से और ये राज्य सरकार से होनी चाहिए। कल ही आरटीआई में ये इंफॉर्मेशन आई है कि 2020 जुलाई के बाद केंद्र सरकार ने 12 बार राज्य को खत लिख के ये चेतावनी दी थी कि सेकंड वेव राज्य में आ रही है, लेकिन अप्रैल तक एक भी खत का जवाब दिया गया नहीं और एक भी खत मांग करके कुछ लिखा गया नहीं राज्य की तरफ से। और इसके लिए चेतावनी की बात है तो मुझे लगता है कि वो राज्य सरकार की जांच पहली करनी चाहिए, लेकिन राज्य सरकार ये सोची समझी एक घिनौनी राजनीति कोविड के माध्यम से भी करने का प्रयास कर रही है और वो ये समझ रहे कि जनता मूर्ख है। ऐसा लेकिन नहीं होता है, जनता को सब मालूम है, जनता हाल देख रही है। बिल्कुल आनंद, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है, देखिए अभिषेक, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक प्राइवेट कंपनी के पास ये कॉन्ट्रैक्ट था और उस प्राइवेट कंपनी ने को वार्निंग भी दी गई थी। ऐसा नहीं है कि उनको इत्तला नहीं दी गई थी। किस व्यक्ति से और कहां पर लापरवाही हुई, इस पर सवाल पूछना और समझना जरूरी है, क्योंकि एक जहाज की बात नहीं है, 6 जहाज हैं, 600 से ज्यादा लोग हैं और सारे जो है जहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन हो रहे हैं वो ज्यादातर जो है ओएनजीसी के अंतर्गत के अंडर जो आते हैं वो ही सारे जहाज हैं जो कि ताउते तूफान में बॉम्बे हाई में फंसे हुए दिखे हैं, इस अरब सागर में फंसे हुए दिखे। अभी अभिषेक मैं फिर आपकी ओर रुख करूंगा, उससे पहले जरा आशीष सिंह से जानते हैं। आशीष, आप कहां पर हैं? आप, मुझे बताया जा रहा है कि आप एक ऐसे अस्पताल पर हैं जहां के सामने हैं जहां पर जो P305 से जिनको बचाया गया उनकी चिकित्सा वहां हो रही है। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त यहाँ पर अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल आप देख रहे होंगे तारदेव, यहाँ पर ही जो P305 के सर्वाइवल्स हैं उनको निकाल कर यहाँ पे एडमिट किया गया है, उनका इलाज जारी है। और सबसे अहम बात, रहमान शेख नाम का जो चीफ इंजीनियर था बर्ज पर, वो भी यहीं पे एडमिट है, जिसने साफ तौर पे आरोप लगाए हैं कि वो जो है साइक्लोन की जानकारी उन्हें 1 हफ्ते पहले मिल चुकी थी। 3 दिन पहले उसने कैप्टन को भी इसके बारे में जानकारी दी और साफ तौर पे कहा कि वेसल को जो है पुल ऑफ करके किसी पोर्ट के पास नजदीक लेकर जाया जाए या फिर नेवल डॉकयार्ड के पास नजदीक लेकर जाया जाए। लेकिन उस वक्त कैप्टन ने इसे दरकिनार किया, कंपनी ने भी इसे दरकिनार किया और साफ तौर पे कह दिया कि केवल 40 से 60 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी और महज 2 घंटे का डिस्टेंस होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, इससे पोर्ट पे जाने की जरूरत नहीं है। उसकी ये लापरवाही की वजह से ही ये हादसा हुआ है, इस तरह का चीफ इंजीनियर रहमान शेख का कहना था। वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, उसका बयान भी जो है वो दर्ज किया जाएगा। सबसे अहम खास बात ये कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से जो कमेटी गठित की गई है, वो कमेटी इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में उसका बयान सबसे अहम माना जाएगा। लेकिन आशीष, जल्दी से एक बात बताइए, क्या जितने लोगों की जिनको बचाया गया है रेस्क्यू करके अस्पताल में भर्ती, उनमें से क्या कोई भी क्रिटिकल है या सबकी जो है सेहत जो है वो कंट्रोल में है, स्टेबिलिटी है और जल्द से जल्द वो सब ठीक हो जाएंगे? जी, 3 लोगों की हालत आनंद जो है वो क्रिटिकल बनी हुई है, क्योंकि कमर की चोटें हैं, तकरीबन घुटने से नीचे की चोटें हैं और कई लोग तकरीबन 18 से 24 घंटे तक पानी में रहे हैं। लिहाजा 3 जो पेशेंट्स हैं वो रेस्क्यू किए गए लोग हैं, उनकी कंडीशन क्रिटिकल बनी हुई है, जिनके ऊपर डॉक्टर्स जो है नजर बनाए हुए हैं। जी आशीष, आप बने रहिए, अभिषेक बने रहिए। संदीप, इससे पहले कि आपकी ओर रुख करूं, आपने, आशीष ने रहमान शेख की बात की। अब ये रेस्क्यू ऑपरेशन में बचाए गए जहाज P305 के चीफ इंजीनियर हैं रहमान शेख, जिनकी बात आशीष कर रहे थे, और उन्होंने पूरी तरह से कैप्टन को, बार्ज के कैप्टन को इसका जिम्मेदार ठहराया है। चीफ इंजीनियर रहमान शेख के मुताबिक कैप्टन ने ताउते तूफान को लेकर मिल रही चेतावनी को नज़रअंदाज किया, उसकी अनदेखी की। उन्होंने कहा रहमान शेख के मुताबिक कि कैप्टन ने ही ये फैसला लिया कि जहाज पोर्ट ना ले जाकर उसे समुंदर में ही रखने का फैसला जो था वो कैप्टन ने ही लिया। चीफ इंजीनियर ने हादसे के लिए पूरी तरह से कैप्टन को ही जिम्मेदार ठहराया है। सुनते हैं इसे। तो ये कैप्टन का वजह से ही पूरा सारे कुछ हो गया, सब गड़बड़ हुआ। हाँ,
कैप्टन और क्लाइम रेफ कैप्टन एंड क्लाइम रेफ का वजह से वेसल हादसा हुआ। यार सर वो लोग तो अगर इतने लोग जो मारे इसके जिम्मेदार कौन है? अभी कैप्टन और क्लाइन है। दोनों है, हर कोड है। व्यक्ति अच्छा है, कैप्टन व्यक्ति अच्छा है, लेकिन उसने डिसीजन गलत लिया। बार्ज को पोर्ट ना ले जाकर कहा कि समंदर में ही इसे रखते हैं, और जिसकी वजह से ये P305 डूब गया। और अभी भी कम से कम 38 लोग अभी भी उनकी तलाश जारी है बीच समंदर। अब इसी बीच नौसेना ने आरोप लगाया है कि उनकी तरफ से लगातार चेतावनी दिए जाने के बावजूद ताउते तूफान के समय जहाज समंदर में रहे और खतरे को दावत देते रहे। अब नौसेना के मुताबिक निजी कंपनियों ने समंदर में अपने कर्मचारियों को समय पर सुरक्षित नहीं भेजा, और इसीलिए लापरवाही की वजह से 700 कर्मचारी तूफान में फंस गए और इनकी जान पर बनाई। संदीप बोल हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। संदीप, ये सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल ये पूछा जा रहा है कि वार्निंग्स को इग्नोर क्यों किया गया? और एक जहाज वार्निंग इग्नोर करे बात है, लेकिन 6-7 जहाज ऐसे हैं जिन्होंने, और वो सभी ONGC से जुड़े हुए 700 लोगों की जान खतरे में डालने का फैसला किसी एक व्यक्ति ने लिया कि अलग अलग लोगों ने ऐसे ही फैसले ले लिए? आनंद, देखिए, अगर मैं कल मेरी जब बात हुई थी कोस्ट गार्ड के जो ऑपरेशंस देख रहे हैं उनसे, तो उन्होंने जो डाटा दिया, जिस तरीके का आंकड़े उन्होंने दिए, वाकई चौंकाने वाले थे। उन्होंने कहा कि 11 तारीख से जब ये डिप्रेशन बनना शुरू हुआ था, तभी से जो है लगातार जो है अलर्ट जारी किए जा रहे थे, क्योंकि ये डिप्रेशन ऐसा बना हुआ था और लगातार चक्रवात जो है अपनी इंटेंसिटी को बदल रहा था, बढ़ा रहा था। तो लगातार जैसे जैसे बदलाव हो रहे थे उनकी जानकारी भी दी गई। उससे पहले जैसे ही इस तरीके का अनुमान लगा कि एक बड़ा तूफान आ सकता है, कोस्ट गार्ड ने 7,500 मछली पकड़ने वाली नाव को किनारे कर दिया। साथ ही 400 से ज़्यादा बड़े मर्चेंट शिपिंग वेसल जो है उनको इस पाथ से दूर रखने को कहा गया। लेकिन यहाँ जो ये 4-5 शिप थे, इन लोगों ने इस तूफान का अनुमान जो कोस्ट गार्ड की तरफ से अलर्ट में जारी किया गया था उसको उस तरीके से नहीं लिया, और यही वजह है कि इस तरीके की चीज़ें हुई। हर जगह, चाहे फिशरीज डिपार्टमेंट हो, चाहे वो ऑयल एंड गैस डिपार्टमेंट हो, जितने भी ऐसे संबंधित जो संस्थान है, सबको लगातार दिया जा रहा था वार्निंग, अलर्ट जारी किए जा रहे थे। और सबका एक एक कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी होता है जो कि आगे अपने जो शिप्स हैं या बाकी जो रिग्स हैं वहाँ पे मैसेज डिप्लॉय करते हैं, भेजते हैं। अब ऐसे में गलती कहाँ हुई? क्या अगर यहाँ ONGC के कंट्रोल रूम से ये मैसेज आगे गया और उसको जो है उन्होंने रिवर्ट बैक नहीं किया और उस टाइम पे नहीं निकले, तो जाहिर सी बात है कि ये नेग्लिजेंस है। क्योंकि किसी भी तूफान का अनुमान लगाना वो सबसे मुश्किल काम होता है। जिस तरीके से अनुमान लगाया कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो है हवा चलेंगी, 2 घंटे का जो है वो गैप होगा, तो उसी में उसके बाद तूफान निकल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तूफान जो है सीवियर साइक्लोन में बदल गया। क्योंकि अब एक कमेटी बना दी गई है, 3 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें कि DG हाइड्रोकार्बन है, DG शिपिंग है और एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के डिफेंस मिनिस्ट्री की एक अधिकारी हैं, जो कि अब 1 महीने में पूरा जांच रिपोर्ट सौंपेंगी। उनका सिर्फ और सिर्फ यही फोकस रहेगा कि जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुए हैं, कैसे हुआ, कब पहला जो है वार्निंग जारी किया गया, उसका क्या रिजल्ट आया, उसके बाद सेकंड जारी किया तब क्या आया, उसके बाद लगातार जब साइक्लोन बड़ा होता गया तब किस तरीके से कार्रवाई की गई। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है संदीप, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक जहाज ने यह फैसला नहीं लिया, सभी 4-5 जहाज एक साथ थे और पूरे बॉम्बे हाई में ये बात हुई है। वो जो गैल कंस्ट्रक्टर है वो भी ONGC का था, जो कि दमन कोस्ट के पास वर्दाई बीच में, वहां से क्रू को बचा के निकाल लिया गया। तो क्या एक व्यक्ति के फैसले की वजह से बाकी सब ने भी यही फैसला लिया? देखिए, अनुमान नहीं लगा पाए। जहां तक मुझे लगता है कि अगर के कैप्टन ने किस बेसिस पे फैसला लिया, मैसेज जा रहा था। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि अनुमान जो है वो अनुमान के हिसाब से होता है, क्योंकि कल कोस्ट गार्ड के जो अधिकारी हैं वो डायरेक्टली ब्लेम नहीं कर रहे थे कि हम लोगों ने अलर्ट जारी किया, उन्होंने नहीं निकाला। लेकिन उन्होंने ये कहा कि जो कंट्रोल रूम है, कंट्रोल सेंटर है जो उनका, वो डिसाइड करता है कि किस तरीके से इस वार्निंग को आप लेते हैं, किस तरीके से इस साइक्लोन का अनुमान आपने लगाया है,
क्या साइक्लोन बहुत बड़ा हो सकता है और ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है या कम हो सकता है। तो जिम्मेदारी तो तय होनी है और ये लापरवाही का भी मामला है, लेकिन अनुमान जो है वो लगा पाने में जो है एक ह्यूमन एरर भी कह सकते हैं, लेकिन इस एक ह्यूमन एरर के चलते इतने लोगों की जान जो है जोखिम में आई, इतने लोग मारे गए और अभी भी जो है लापता भी हैं। तो ऐसे में जवाबदेही बनती है और उम्मीद की जा रही है कि 1 महीने के भीतर जिस तरीके का एक रिपोर्ट अगर ये कमेटी बना के इसमें कई बार ऐसा होता है कि डीप सीज में ये सब जो बड़े जहाज होते हैं अभिषेक, उसमें भी ये होता है, ये फैसले लिए जाते हैं कि जब जहाज जो है कई बार पोर्ट में आने से अच्छा कि बीच समंदर में ही और ज्यादा सुरक्षित होगा, भले ही तूफान का लेवल थोड़ा एक्यूट क्यों ना हो। लेकिन इस तरह से जहाजों का बह जाना, कंट्रोल से बाहर चले जाना और फिर अपने आप को एंकर कर कर ना रखना, ये सब तो कहीं ना कहीं चौंका देने वाली बात है। और मैं बार बार यही पूछ रहा हूं, एक जहाज ये फैसला ले बात अलग है, लेकिन 5-6 जहाजों ने यही फैसला लिया, बावजूद इसके कि इंक्रीजिंगली 15 दिन से ये अलर्ट्स आपके पास आ रहे हैं, आपको तैयारी करने को की बात कही जा रही है। और साइक्लोन के अलर्ट्स तो एक दिन पहले भी बता दिए गए थे कि उसकी इंटेंसिटी क्या है। तो ये जहाज वहां से हट सकता था, अपना पोजीशन बदल सकता था, या शायद ये सारे जहाज एक साथ एक दूसरे के साथ हो सकते थे, या कहीं ऐसे हो सकते थे कि इस तूफान में वो अलग अलग तरीके से बह ना जाए। ये तो लकड़ी के टुकड़ों की तरह ऐसा एकदम पूरी तरह से बह गए, ढह गए पूरी तरह से। आनंद, बिल्कुल, क्योंकि जिस समय में ये साइक्लोन आया और वहां से गुजर रहा था, उस समय में 4 SOS कॉल जो नेवी और कोस्ट गार्ड को रिसीव हुई थी। 4 SOS कॉल रिसीव होने का मतलब है कि 4 जहाज जो है वो पानी के भीतर थे और वो अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने एक SOS कॉल रेस की। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है, जब डीप सी में बड़े जहाज होते हैं तो वो इस तरीके के साइक्लोन झेलते हैं। उसकी वजह है कि डीप सी में कई बार साइक्लोन पानी की सतह के अंदर ज़्यादा होता है, ऊपर कम होता है, और जैसे जैसे सतह करीब आती है, ज़मीनी सतह, वो साइक्लोन ऊपर की तरफ बढ़ता है। बावजूद इसके ये अनुमान जरूर लगाया होगा, लेकिन चूंकि इस तरीके का, चूंकि गोवा में इस तरीके के तूफान ऑलरेडी दस्तक दे रहा था और इसको जो जिस तरीके से इंटेंसिटी बताई जा रही थी, निश्चित तौर पे ये छोटे जहाज थे जो उतनी इंटेंसिटी को नहीं झेल पाते, और ऐसे में बॉम्बे हाई से यहाँ पहुँचने में 1 से 1.5 दिन में वो पहुँच सकते थे। बावजूद इसको उनको वहाँ पर या तो लोग लेकर नहीं आए, या फिर जिस तरीके का डिसीजन हुआ कहीं ना कहीं उसमें चूक हुई है, और ये मानवीय भूल है। ये कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, मानवीय भूल है। तो इसमें जवाबदेही जरूर तय होगी, जो 1 महीने के भीतर संदीप बता रहे थे कि हो जाएगी। लेकिन इस समय जो ऑपरेशन चल रहा है, उस ऑपरेशन को लेकर के भी इम्पोर्टेंट है, जितनी लाइव्स अब तक ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही समंदर के भीतर, उनको कैसे बाहर निकाला जाए, उसके लिए एक बड़ी जद्दोजहद चल रही है। बावजूद इसके इतना बड़ा हादसा होता है, ये मैस कहीं ना कहीं जिसका भी है वो जल्दी से जल्दी सामने आएगा, लेकिन अनुमान लगाने में कहीं ना कहीं गलती जरूर हुई है। 4 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अभी भी 38 लोग लापता हैं। उम्मीद यही है कि बस ये सब के सब मिल जाएं। हमने बहुत लोगों की जानें गई हैं और बहुत दुख होता है कि अगर किसी के एक कॉल की वजह से अगर ये जाने गई हैं, गलत कॉल, गलत अनुमान की वजह से ये जाने गई हैं और एक पूरा जहाज़ डूब गया है, तो फिर कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करना तो बनता है। जिम्मेदारी किसकी है, गलती किसकी है, ये फिक्स करना, इस पर इंक्वायरी पूरी तरह से जांच करना तो बिल्कुल बनता है। अब पेट्रोलियम मंत्रालय ने मुंबई के पास अरब सागर में हुए हादसे में जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में 3 सदस्य हैं जो ताउते तूफान में जहाज़ों के बहने और कर्मचारियों के फंसने की जाँच करेंगे। अब जैसे कि संदीप और अभिषेक बता रहे थे कि 1 महीने का समय इनको दिया गया है कि ये पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रिपोर्ट दें। अब इस तरह के हादसों को कैसे रोका जाए, कमेटी इसका भी सुझाव देगी। अब पेट्रोलियम मंत्रालय की बनाई कमेटी को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपनी है। अब इसी बीच डीजी शिपिंग ने भी हादसे के कारण हुई मौत की जांच के आदेश भी दिए हैं। अब अभिषेक और संदीप हमारे साथ हैं। अभिषेक, सबसे बड़ी बात है कि हर जगह अब इंक्वायरी तो बैठेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ये भी कोशिश हो रही है कि पल्ला झाड़ लिया जाए, ये कहा जाए कि ये तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर के पास था, तो दोषारोपण जो होगा वो पूरा कॉन्ट्रैक्टर पर होगा, सरकार पर, ONGC पर इसकी जिम्मेदारी फिक्स नहीं होती। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वार्निंग्स को इग्नोर किए गए। इस तरह की डीप सी ऑपरेशंस के लिए प्रोटोकॉल्स तो पहले से ही तय हैं।
बिल्कुल प्रोटोकॉल तय है और यही वजह है कि महाराष्ट्र का जो पोर्ट जोन है, मुंबई पुलिस का जो पोर्ट जोन है, जिसकी रेंज बॉम्बे हाई तक जाती है, तो वहां पर 22 एडीआर रजिस्टर हुए हैं। एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट को लेकर के मामले दर्ज किए गए हैं कि आखिर ये किस तरीके का हादसा है। यानी एक पैरेलल इंक्वायरी कहीं न कहीं मुंबई पुलिस भी करेगी इस पूरे मामले में, क्योंकि मामला मुंबई और आसपास के जो पोर्ट जोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट उसमें यह है कि कहीं न कहीं वार्निंग्स को इग्नोर किया गया और इंटेंसिटी जो थी, चूंकि ये सीवियर साइक्लोन बनता जा रहा था और इसके पहले गोवा के पहले हिस्से में जब गोवा से टकराने वाला था, उसी समय में ये क्लियर हो गया था कि उस समय में समुद्र के सारे मछुआरों को तुरंत आने के लिए बोला गया था, चाहे वो रत्नागिरी की बात हो, सिंधुदुर्ग की बात हो, रायगढ़ की बात हो, मुंबई हो, ठाणे हो, पालघर हो, ये 6 जिले जो थे ये पूरी तरीके से इफेक्टेड थे और उनकी तुरंत नाव को बुलाने। तो ऐसे में ये जहाज जो जिनके साथ हादसे हुए हैं, ये चारों जहाज काफ़ी ज़्यादा इतने बड़े नहीं थे कि जो इस गंभीर या बड़े तूफान को झेल पाएं, और डीप सी में चूंकि होने की वजह से इनको वहाँ से अगर एयरलिफ्ट भी कराया जाता तो कम से कम इंसान बचाए जा सकते थे, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यानी कहीं न कहीं इसमें एरर है और एरर की इंक्वायरी जो हो रही है उसके बाद रिजल्ट आएगा, लेकिन मानवीय भूल है। ये टेक्निकल फॉल्ट नहीं है कि कोई जहाज बिगड़ गया और वहाँ पर नहीं बन पाया इसलिए वहाँ जान फंस गई, ऐसा नहीं था, क्योंकि ये ऑलरेडी 15 दिन पहले से जो चेतावनी दी जा रही थी उसको इग्नोर किया गया और उसके कारण ये पूरे हादसे की जो तस्वीर अब सामने आ रही है। ये एक बात हमारे दर्शकों को समझने की जरूरत है, अभिषेक, और मैं संदीप बोल से के पास जाना। ये जितने लोग इन बार्ज पर काम कर रहे हैं ये नौसिखिए नहीं है। जो किसी बार्ज या किसी जहाज का कप्तान, यानी कि कम से कम 15-20 साल कम से कम 15-20 साल जो है वो इस पे काम, वो यहाँ उनको एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारे तूफान झेल चुके हैं, ऐसे एडवर्स कंडीशन झेल चुके हैं और पहली बार नहीं है कि किसी इस जहाज पर इस तरह से काम कर रहे हैं। संदीप भाई, आशीष सिंह के पास जा रहा हूं। आशीष बताइए, तो यही बात शायद रहमान शेख ने भी कही है कि उनका जो कप्तान था अच्छा बंदा था, लेकिन उसने अनुमान गलत लगाया। जी बिल्कुल, रहमान शेख के भाई खुद हमारे साथ मौजूद हैं। आलम शेख जी, जो रहमान ने बताया हुआ है उसमें क्या कहा है उन्होंने कि कैप्टन की गलती कहाँ पे हुई, किस तरह से जो है ये पूरा हादसा हुआ? नहीं, रहमान साहब ने कहा है कि उन्होंने 3-4 टाइम कैप्टन को रिपीट किया, कैप्टन साहब ऐसे निकलना चाहिए, आपको कैप्टन साहब निकलना चाहिए, विंड स्पीड ज्यादा हो रहा है। तो कैप्टन साहब वैसे नहीं निकले। उस टाइम क्लाइन रैप भी थे वहाँ पे, शायद कुछ इक्विपमेंट बॉय कुछ डैमेज भी हुआ था वहाँ पे, तो क्लाइन रैप ने बोला इसको पलटी करके रख दो, ONGC वाला नहीं दिखना चाहिए। सो ये लोग ने इनका गलती की वजह से इतना बड़ा हादसा हुआ है। यानी कि ऑफ शोर करने के लिए, सीधे किनारे पे लाने के लिए कैप्टन ने मना किया। किनारे लाने के लिए कैप्टन ने कोई एक्शन नहीं लिया। कैप्टन भी थे, ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव भी थे वहाँ पे, यहाँ तक कम्युनिकेशन डायरेक्ट चल रहा था उन लोग के साथ में, ऑनर के साथ में। तो वैसा सिंक होने के बाद कम्युनिकेशन बंद हुआ ना, उससे पहले कम्युनिकेशन। जब चक्रवात आया तो उस दौरान कैप्टन ने क्या कॉल लिया? कैप्टन कहाँ पे थे और क्या कॉल लिया उन्होंने उस दौरान? कैप्टन ने क्या कॉल लिया वो तो पता नहीं है, कैप्टन तो अभी नहीं है सामने। जो रहमान साहब ने बताया वो है, रहमान साहब 5-6 टाइम उनको रिपीट किए कि आप चलो वेसल को निकालो यहाँ से, कि नहीं तो बड़ा एक्सीडेंट होगा, तो उन्होंने नहीं सुने। ये रहमान के भाई आलम शेख थे और साफ तौर पे बता रहे थे कि रहमान ने जो बताया है बाहर निकलने के बाद, चीफ इंजीनियर जो था वो लगातार दबाव बना रहा था कैप्टन के ऊपर कि चक्रवात आने वाला है, लेकिन कैप्टन इस बात को मानने को तैयार नहीं था और लगातार ये कह रहे थे कि केवल 60 से 80 किलोमीटर की हवाएं चलेंगी, ज्यादा कुछ नुकसान नहीं होगा। उनकी इसी गलती की वजह से जो है ये पूरा हादसा हुआ है। तो रहमान शेख के भाई जो है, क्योंकि रहमान शेख की स्थिति अभी खराब है, 24 घंटे से ज्यादा वक्त तक वो जो है पानी में रहे हैं और बुरी तरह से घायल हुए हैं, लिहाजा वो साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो ये पूरा हादसा हुआ, जितने लोगों की मौत हुई, उसमें कैप्टन और कंपनी के आपसी कम्युनिकेशन और कहीं ना कहीं कैप्टन का गलत कॉल जो है वो जिम्मेदारी की वजह बनता है। जी, अब उम्मीद तो यही है और दुआ यही करेंगे कि रहमान शेख जो है जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। रहमान शेख का कहना है कि वो कैप्टन ने पहले
अबैंडन कर दिया वेसल को, और उसने बात भी किया था, लेकिन बोला नहीं कि उसके लिए हम लोगों ने पहले ही बोला था और बार बार हमने वार्निंग किया कि आप जहाज को घुमाइए, लेकिन उसने टाइम पर ये फैसला नहीं लिया, और उसने जो फैसला लिया उसकी वजह से अब ये जहाज तो डूबा ही, लोगों की जानें भी गई हैं। हम यही उम्मीद करेंगे और दुआ करेंगे कि रहमान शेख जल्द से जल्द स्वस्थ हो जाएं, और इस इंक्वायरी में गलती किसकी है, किसने ये कॉल लिया, और वो भी 4 जहाज़ों का ये डिसीजन किसने लिया, इस पर भी जल्द से जल्द इंक्वायरी होनी चाहिए। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए। लाइफ सेविंग मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन का ये आखिरी स्टेप है, यानी यहाँ पर इंजेक्शन तैयार होने के बाद पैकेजिंग होकर कंप्लीट होता है और उसके बाद इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए भेज दिया जाता है। इस जगह पर तमाम सारे लोग दिन रात काम कर रहे हैं ताकि लोगों तक जल्दी से जल्दी रेमडेसिविर इंजेक्शन पहुंचाया जाए और देश के भीतर जो कमी है उसको कम किया जाए। ये प्रोडक्शन यूनिट 1 लाख रेमडेसिविर हर दिन प्रोडक्शन करती है ताकि हर व्यक्ति तक जिसको आवश्यकता है, जिसको ज़रूरी है, उस तक पहुंच पाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मेरे पास रेमडेसिविर इंजेक्शन है, इस रेमडेसिविर इंजेक्शन पर जो वैल्यू लिखी है वो 3000 लिखी है, यानी ये रेमडेसिविर इंजेक्शन आपको मार्केट में 3000 रुपये में मिलना चाहिए। लेकिन ऐसे गंभीर समय में जब देश के भीतर मेडिकल इमरजेंसी जैसे हालात हैं, कोरोना से देश लड़ रहा है, उस समय कुछ कालाबाजारी करने वाले लोग इस लाइफ सेविंग मेडिसिन को हज़ारों रुपए में बेच रहे हैं। यानी इसका एक्चुअल दाम जो है उससे करीब 10 गुना 20 गुना ज़्यादा जिस तरीके से बेचा जा रहा है वो काफ़ी भयावह है। और ऐसे समय में देश को कम से कम ऐसे लाइफ सेविंग मेडिसिन्स को लेकर सतर्क रहने की ज़रूरत है। इस प्रोडक्शन यूनिट में लगातार प्रोडक्शन हो रहा है ताकि देश के हर राज्य तक इस इंजेक्शन को पहुंचाया जा सके और जल्दी से जल्दी इस इंजेक्शन के जरिए जो गंभीर पेशेंट हैं उनको सही किया जा सके। रेमडेसिविर इंजेक्शन के इस प्रोडक्शन यूनिट में हर दिन 1 लाख इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। हालांकि इतने रेमडेसिविर इंजेक्शन मांग को पूरा करने के लिए बहुत कम है। इस हिसाब से प्रोडक्शन और बढ़ाए जाने की जरूरत है, जिस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारें लगातार ध्यान दे रही हैं। उससे ज्यादा ध्यान वो कंपनियां और उनके कर्मचारी दे रहे हैं जो दिन रात मेहनत करके कोरोना मरीजों की जान बचाने वाली इस दवा को बनाने में जुटे हैं। आज की महत्वपूर्ण रिपोर्ट मैं आपके सामने लेकर आ रही हूं। देश में कोरोना सुनामी का कहर टूट रहा है। कोरोना मरीजों का आंकड़ा रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। बीते 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 4,14,188 केस मिले हैं और मरने वालों का आंकड़ा 3,900 के पार हो गया है। गंभीर स्थिति में पहुंच चुके कोरोना के मरीजों के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत और कालाबाजारी की खबरें आ रही हैं। लोग दवा की दुकानों पर कतार बांधे खड़े हैं कि किसी तरह रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल जाए। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर ये इंजेक्शन है क्या, इसकी किल्लत क्यों है और सरकारें इस इंजेक्शन का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कर क्या रही हैं? न्यूज़ 18 इंडिया आज आपको कोरोना वायरस का खतरा कम करने वाले इस इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले दिखाते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाया कैसे जाता है। न्यूज़ 18 इंडिया के रिपोर्टर अभिषेक पांडे रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली एक फार्मा कंपनी में पहुंचे और इंजेक्शन बनाने के बारे में पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो हमारी यहाँ बड़ी कैपेसिटी है
अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। ये वो दवा है जिसके लिए देश में लोग दर दर भटक रहे हैं। ये वो दवा है जिसके लिए लोग कतार लगाए दवा की दुकानों पर खड़े हैं। ये वो इंजेक्शन है जिसके लिए सोशल मीडिया पर लोग देश की हस्तियों से मदद की गुहार लगा रहे हैं। ये दवा है रेमडेसिविर, जिसकी किल्लत से देश जूझ रहा है और मरीज छटपटा रहे हैं। इंजेक्शन नहीं दे रहे, न सीएमओ में दे रहे हैं, कोई पूछता ही नहीं है। देश में मरीजों की दिक्कत को देखते हुए दवा कंपनियों ने पहले से ज्यादा मात्रा में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने शुरू कर दिए हैं। आज न्यूज 18 आपको रेमडेसिविर इंजेक्शन के बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिर रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने की प्रक्रिया क्या है। न्यूज 18 के रिपोर्टर अभिषेक पांडे पहुंचे हैं फार्मा कंपनी यानी दवाएं बनाने वाली एक कंपनी कमला लाइफ साइंसेज में। इस यूनिट में दवा बाजार की लीडर कही जाने वाली सिप्ला कंपनी के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाए जा रहे हैं। रेमडेसिविर वो इंजेक्शन है जिसकी अचानक से मांग बढ़ी है, इसलिए इसकी कालाबाजारी भी हो रही है। कोरोना मरीजों पर इसके असर के बारे में कहा जा रहा है कि ये गंभीर स्थिति में पहुंच चुके मरीजों की जान बचा सकता है। इसलिए राज्य सरकारों ने भी केंद्र सरकार से इस इंजेक्शन की बड़ी तादाद में मांग की है, लिहाजा इसका प्रोडक्शन भी बढ़ा दिया गया है। तो देखिए दवा कंपनियां कैसे बना रही हैं कोरोना मरीजों की जीवन रक्षक दवा। देश में रेमडेसिविर इंजेक्शन को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा है उसका लगातार हम नज़ारा देख रहे हैं। हर राज्य सरकार केंद्र से रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहती है क्योंकि उसे अपने स्टेट के लोगों की जान बचानी है। ऐसे ही रेमडेसिविर के प्रोडक्शन यूनिट कमला लाइफ साइंस लेबोरेटरीज के पास मैं हूं। यहां पर अंदर की तस्वीरें मैं दिखाना चाहता हूं ताकि आपको ये पता चले कि ये प्रोसेस कैसे होता है। ये जो है ये जगह सॉल्यूशन प्रिपरेशन सेंटर है, यानी यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन रेमडेसिविर इंजेक्शन जो वायल के भीतर जो सॉल्यूशन होता है उसको यहाँ तैयार किया जाता है। ये यूनिट आपको जो दिखाई पड़ रही है वो यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया जाता है ताकि उसे जब बॉटल्स में फिल किया जाए उसके पहले जो सॉल्यूशन बनता है वो इस यूनिट में बनता है। और इस यूनिट का काम लगातार 24 घंटे शुरू है क्योंकि प्रोडक्शन की डिमांड लगातार बढ़ रही है और उसको देखते हुए इस सॉल्यूशन यूनिट का काम लगातार चल रहा है। साथ ही इस लेबोरेटरी यानी इस अंदर के प्रोडक्शन यूनिट के भीतर 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया कोरोना से मुकाबले का मंत्र। कोरोना वायरस को बहुरूपिया और धूर्त बताते हुए गांव को जागरूक बनाने की दी सलाह। साथ ही वैक्सीन की बर्बादी रोकने को भी कहा। जिला अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। बोली सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को मिला बोलने का मौका, बाकी मुख्यमंत्रियों को कठपुतली बनाकर बिठाए रखा। ताउते तूफान की वजह से समंदर में डूबे जहाज P305 के 38 कर्मचारियों को निकालने की मुहिम जारी। नौसेना और कोस्ट गार्ड ने अब तक 186 लोगों को बचाया। 37 कर्मचारियों के शव भी निकाले गए। समुद्र में जहाज डूबने के लिए महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने ONGC की लापरवाही को बताया जिम्मेदार। दोषियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज करने की मांग की। नेवी ने भी निजी कंपनियों की लापरवाही को ठहराया जिम्मेदार। तूफान में जहाजों के बहने और अलर्ट के बाद भी कर्मचारियों को सुरक्षित जगह पर नहीं पहुंचाने के मामले में जांच के आदेश। पेट्रोलियम मंत्रालय ने बनाई 3 सदस्यों की कमेटी जो 1 महीने में देगी रिपोर्ट। देश में पिछले 24 घंटों में 2,76,000 नए मामले मिले जबकि 3,874 लोगों की मृत्यु। वहीं एक दिन में 3,69,000 लोगों ने की रिकवरी।
ये प्रोडक्शन यूनिट आपको दिखाई पड़ रही है, जहां पर नीचे लगातार बॉटल्स को फिल किया जा रहा है ताकि उस जगह उस सॉल्यूशन को डाल दिया जाए और सॉल्यूशन को डालने के बाद उसको आगे पैकेजिंग के लिए जाएगा, आके सील लगाया जाएगा। ये है दवा बनाने वाली कंपनी कमला लाइफ साइंसेज के प्रोडक्शन इंचार्ज विलास थोराट। थोराट ही रेमडेसिविर बनाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करते हैं। इस तरीके का प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, ये कौन सा प्रोसेस है और आगे इसके कितने प्रोसेस हैं, किस तरीके से इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को आप लोग बना रहे हैं? रेमडेसिविर इंजेक्शन का ऐसा है कि जैसा नॉर्मल इंजेक्शन बनाते हैं वैसा ही ये बनता है। जैसा कि वॉशिंग करना है, डिप्राइजनेशन करना है, फिलिंग करना है, सीलिंग करना है, उसके बाद पैकिंग में जाना है। तो ये प्रोसेस हमारे यहाँ बड़ी कैपेसिटी है, 1 लाख यूनिट पर डे हम फिल कर सकते, इतना बड़ा मेरे पास कैपेसिटी है। अभी थोड़ा दिक्कत ये आता है, कभी कभी रॉ मटेरियल हमको टाइम पे नहीं मिलता है, कभी मिलता है तो कम मिलता है, वो हिसाब से प्लानिंग करना पड़ता है। अभी फिलहाल तो मैं 1 लाख पर डे मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ। जिस तरीके से रेमडेसिविर की डिमांड बढ़ी है, आप लोगों का स्ट्रेस भी उतना ही ज़्यादा बढ़ा है, उसकी मैं समझ सकता हूँ सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से आप लोग फिल कर रहे हैं, तीसरा प्रोसेस क्या होता है? अगर हम फिल होने के बाद यहाँ मेरा यूनिट यहाँ सीलिंग होता है, यहाँ मेरा यहाँ सील होता है, इसको कैपिंग बोलते हैं। यानी इसमें अब हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका रेमडेसिविर इंजेक्शन पूरी तरीके से बॉटल में भर दिया। बॉटल में भरने के बाद मैं इसको कैप लगाता हूँ और ये सब कैप लगाने बाद सील करने के बाद बाहर आता है। ये जो मेरा यूनिट का प्रोसेस है सब ऑटोमाइजेशन है। इसमें मैनुअल इंटरवेंशन, जो कि मेरा ड्रग कंटामिनेशन हो जाए ऐसा मैं एक भी प्रोसेस मैनुअल रखा नहीं। टोटली जहाँ पे खराब होने के चांसेस हों, इस तरीके से कोई मैनुअल आपने कुछ नहीं रखा? हाँ, मैनुअली कुछ भी नहीं रखा। इंटरवेंशन बहुत कम किया है, यानी कि नलीफाई किया। रेमडेसिविर को बनाने की प्रक्रिया मशीन से पूरी की जाती है। रेमडेसिविर को इन बंद कमरों में बनाया जाता है और इंसानों से दूर रखा जाता है ताकि दवा को दूषित होने से या किसी भी तरह के वायरस, बैक्टीरिया से बचाया जा सके। रेमडेसिविर बनाने का चौथा चरण यानी इंजेक्शन को शीशियों में भरे जाने का काम पूरा हो चुका है। अब इससे आगे की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन यानी आज की संजीवनी बूटी, ये वो संजीवनी बूटी है जो कोरोना पेशेंट अगर क्रिटिकल हो तो इस इंजेक्शन को लगाने के बाद उसके ठीक होने के चांस सबसे ज़्यादा हो जाते हैं। मैं इस रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने वाली कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट में हूँ। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पे सील बॉटल करने के बाद रेमडेसिविर इंजेक्शन यहाँ पर निकलता है और उसको वॉशिंग किया जाता है फिर से एक बार। यानी जो रेमडेसिविर इंजेक्शन वॉश हो करके फिल होता है, फिल होने के बाद इसे सील किया जाता है, सील होने के बाद फिर से वॉश किया जा रहा है। यानी जो इन्फेक्शन के चांसेस हैं वो कम हो, इसकी हर संभव कोशिश की जाती है कंपनी की तरफ से। इस समय में सबसे ज़्यादा डिमांड देश में इसी इंजेक्शन की है। हर राज्य अपनी डिमांड करता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रेमडेसिविर इंजेक्शन मिल सके। ये देखिए यहाँ पर वॉशिंग यूनिट है, ये फिर से वॉश होने के बाद इस रेमडेसिविर इंजेक्शन को इस तरीके के अलग अलग ड्रॉअर में इसको सेट किया जाता है। प्रोडक्शन इंचार्ज थोराट के मुताबिक इंजेक्शन एकदम सही बने हैं और ऐसा कभी नहीं होता है कि माल खराब बन जाए। अखाड़ा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोरोना संकट पर 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। बैठक के बाद बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर बहुत बड़ा हमला बोला। उन्होंने बैठक में कई मुख्यमंत्रियों को नहीं बोलने दिए जाने का आरोप लगाया और कहा कि बैठक के दौरान ज्यादातर मुख्यमंत्री, जो कि खासकर नॉन बीजेपी स्टेट्स के थे, वो कठपुतली की तरह ही बैठे रहे। यही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि बैठक में ना तो वैक्सीन पर चर्चा हुई और ना ही ब्लैक फंगस के मुद्दे पर। आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रही हैं फोन पर और डिटेल्स के साथ। अभी उन्होंने एक प्रेस वार्ता भी की है जहां पर उन्होंने बहुत सारी सियासत तो की, लेकिन ये बात बताना भी जरूरी है कि ये शायद पहली बार है 2014 के बाद कि किसी
ऐसी मल्टी स्टेट मीटिंग में जो प्रधानमंत्री के साथ हो, जिसमें ममता बनर्जी जी शामिल हुई हैं और बंगाल से कोई भी जिलाधिकारी इस मीटिंग में मौजूद नहीं था। आशिका से जुड़ने की कोशिश करेंगे। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वैक्सीनेशन पर कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये भी कहा कि ब्लैक फंगस यानी म्यूकोरमाइकोसिस, जिसको कि अभी अभी खबर आ रही है कि हेल्थ मिनिस्ट्री ने लिखा है सभी राज्यों को कि इसे एक नोटिफाइड डिजीज करार दिया जाए एपिडेमिक्स डिजीज एक्ट के तहत। तो उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस पर भी कोई बात नहीं हुई और ये भी कहा कि जो भी विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री थे वो चुपचाप कठपुतली की तरह बैठे रहे, उन्हें बोलने का अवसर नहीं दिया गया। हालांकि ये बात भी तय है कि जिला अधिकारियों के साथ ये मीटिंग थी जिसमें मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया था, बातचीत जिला अधिकारियों के साथ होनी थी और बंगाल से एक भी जिलाधिकारी नहीं मौजूद था, क्योंकि ममता बनर्जी ने खुद कहा कि जब मैं वहां मौजूद हूं तो जिलाधिकारियों की क्या आवश्यकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कुछ गिने चुने जिलाधिकारियों को ही बोलने का मौका दिया गया। अब ये इस सियासत, इस पीएम-डीएम मीटिंग पे पीएम और जो जिलाधिकारियों के साथ जो मीटिंग है, इसकी सियासत एक तरफ। आशिका सिंह हमारे साथ है। आशिका, लेकिन ममता बनर्जी ने ये बात भी कही है कि बंगाल का एक भी जिलाधिकारी इस मीटिंग में नहीं था और शायद पिछले 5-6 वर्षों में ये पहली बार है कि ममता बनर्जी किसी मीटिंग में गई हैं प्रधानमंत्री द्वारा जो बुलाया गई मीटिंग में। देखिए, बिल्कुल कोविड संबंधी इसके पहले कई बैठक हुई है जिसमें शामिल नहीं हुई है ममता बनर्जी, लेकिन आज जब बैठक में शामिल हुई हैं तब आरोप ये लगाया कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया। बहुत से मुद्दे थे, वैक्सीन की मांग करनी थी, ब्लैक फंगस पर चाहती थी जानकारी और दवाओं के बारे में, विशेष तौर पर रेमडेसिविर से लेकर के और ब्लैक फंगस की दवाएं। आरोप ये है कि दवाएं नहीं मिल रही हैं राज्य को, तो ये मुद्दे कई। और ममता बनर्जी ने ये कहा है कि ये मीटिंग नहीं, वन वे मीटिंग नहीं, ये वन वे इंसल्ट की गई है, ह्यूमिलिएट किया गया है। तो ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया है। उन्होंने कहा कि जो दूसरे बीजेपी के स्टेट से वहां के डीएम्स को बोलने दिया गया, लेकिन पश्चिम बंगाल का जो कोई भी मुद्दा है वो नहीं सुना गया। तो आक्रामक रवैये में नजर आई है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उन्होंने कई सारे आरोप भी लगाए। लेकिन इस बीच आशिका, आप मेरे साथ फोन पर बने रहिए। इसी मीटिंग पर एक और खबर है, एक और अपडेट है, जहां कोरोना संकट पर प्रधानमंत्री ने 10 राज्यों के 54 जिलाधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने कोविड-19 यानी कोरोना वायरस को धूर्त और बहुरूपिया बताते हुए इसके नए वेरिएंट से बचने के लिए भी सतर्क रहने की जरूरत बताई। उन्होंने कहा कि कोरोना के नए वेरिएंट को बच्चों और युवाओं के लिए भी खतरा है और इसे खतरा बताया। उन्होंने गांव में कोरोना की रोकथाम के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई और इस बैठक में 10 राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल थे। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमिताभ, एक तरफ ममता बनर्जी ने जो आरोप लगाया है वो, और दूसरी तरफ 10। अमिताभ, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आनंद, बिल्कुल। तो ये जो मीटिंग हुई है इसमें ममता बनर्जी आरोप लगा रही हैं कि जिलाधिकारियों को भी, गिने चुने जिलाधिकारियों को बोलने दिया गया, बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को ही बोलने का अवसर दिया गया, बाकी तो कठपुतली बनकर बैठे रहे। देखिए, मैं इसको दो चीज़ें मैं आपको सीधे से खारिज करना चाहती है केंद्र सरकार भी, और सूत्र हमें ये बता रहे हैं कि इस बैठक में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, केरल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान के डीएम थे और ये सभी राज्य विपक्षी, बीजेपी के विपक्षी यानी कांग्रेस शासित राज्य भी हैं और इन तमाम राज्यों के डीएम्स को बोलने का मौका मिला है और हर राज्य से हर डीएम को बोलने का मौका नहीं मिला था। सूत्र ये बता रहे हैं आनंद कि जो 24 नॉर्थ परगना के डीएम थे उनको बोलने का मौका मिलने वाला था, लेकिन यहाँ केंद्र का आरोप यह है कि ममता बनर्जी ने अपने 24 परगना के डीएम को बोलने नहीं दिया और उसके बोलने की जो बारी थी उसको उन्होंने रद्द करवा दिया, क्योंकि
केंद्र का आरोप है कि वो ये पॉलिटिकल ड्रामा क्रिएट करना चाहती थी। तो कुल मिलाकर ये आरोप जो कि उनको बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा था, सभी डीएम को इस 1 घंटे की बैठक में बोलने का मौका दिया नहीं जा सकता। डीएम्स को बताया गया था कि आप बोलेंगे, जिन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं वो बोलेंगे। तो हर राज्य से अगर 10 डीएम हैं तो हर राज्य से तो हर डीएम नहीं बोल सकता था, एक डीएम बोलना था। इसीलिए एक 24 परगना का डीएम था, वो भी ममता, आरोप है कि ममता ने बोलने नहीं दिया। तो कुल मिलाकर केंद्र का पक्ष यही है। अब ममता जो भी आरोप लगा रही है, केंद्र का इसी पर शायद ममता बनर्जी ने कहा है कि जब मैं वहां मौजूद हूं तो डीएम को बोलने की क्या जरूरत है। और ये भी कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि बंगाल से सभी डीएम वहां मौजूद नहीं थे और ममता बनर्जी ने कहा जब मैं वहां मौजूद हूं तो किसी और को बोलने की क्या आवश्यकता है। तो शायद यही बात आप भी कह रहे हैं कि आरोप ये लग रहा है कि ममता बनर्जी ने जो जिलाधिकारी वहां पर जिनको बोलने को कहा गया उनको बोलने ही नहीं दिया। आइए लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या अपील की और क्या सुझाव दिए ये सुन लेते हैं। 2 बातें उन्होंने कही कि एक ये वायरस जो है धूर्त है, बहुरूपिया है, इससे बचने की ज़रूरत है और गांव में खासकर चेतना जगाने की ज़रूरत है, अवेयरनेस जगाने की ज़रूरत है। और दूसरी बात, बच्चों और युवाओं में भी ये संक्रमण फैल रहा है, इसका एक वेरिएंट, उससे भी ज़रा गौर फरमाने की, उससे बचने की ज़रूरत है। ये वायरस म्यूटेशन में स्वरूप बदलने में माहिर है, एक प्रकार से बहुरूपिया भी है और ये वायरस धूर्त भी है। तो हमारे तरीके और स्ट्रेटेजीज भी डायनेमिक होने चाहिए। साइंटिफिक लेवल पर हमारे वैज्ञानिक वायरस के बदलते स्वरूपों से निपटने के लिए दिन रात काम कर ही रहे हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि यह जिला अधिकारियों के साथ मीटिंग थी जिसमें कि पिछली बार क्योंकि मुख्यमंत्री, कई राज्यों के मुख्यमंत्री अपने आप आ गए तो इस बार उन्हें भी निमंत्रण दिया गया और ओपन रखा गया, लेकिन इंटरैक्शन डायरेक्ट जिला अधिकारियों के साथ था क्योंकि हर जिले में जो है कुछ चीजें जो है, प्रॉब्लम जो है अमिताभ, वो सिमिलर होती हैं, समान होती हैं और कई जगह जो है कंडीशंस और जो परिस्थितियां हैं वो दूसरों के विपरीत होती हैं, अन्य जिलों के विपरीत हो सकती हैं, एक ही राज्य में ऐसा हो सकता है। तो इसीलिए इसको समझने के लिए इस कनेक्शन को जमाया गया और इस मीटिंग की पहल की गई। यहां पर भी अब सियासत होती हुई दिख रही है, जबकि जैसा आपने कहा जिलाधिकारी छत्तीसगढ़ के हों, महाराष्ट्र के हों, केरल के हों, आंध्र प्रदेश के हों, राजस्थान के हों, ये सब तो विपक्षी दलों के शासित प्रदेश हैं, लेकिन इनके जिलाधिकारियों को बोलने दिया गया। और आप कह रहे हैं नॉर्थ 24 परगना के जो जिलाधिकारी थे उनको तो ममता बनर्जी ने बोलने से रोक दिया। देखिए ना, आज भी कुछ 50 से ज़्यादा जिले थे। पहली बार जब बैठक हुई थी तो 46 जिले थे। इन 50 से ज़्यादा जिले हैं तो 50 से ज़्यादा डीएम अगर अपने इलाके का वर्णन करने लगें तो ये काफ़ी लंबा समय निकल जाता है। इसलिए जिनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस जिन्होंने अपनाई अपने ज़िलों में कोरोना को दूर भगाने के लिए, अपने ज़िले को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो अनूठे नायाब तरीके अपनाकर लोगों ने कोरोना को अपने ज़िले से भगाया, ये प्रधानमंत्री उनकी सुनना चाहते थे और बताना चाहते थे कि आगे आने वाली लड़ाई कैसे लड़नी है। यही नायाब बातें सुनने के लिए उन्होंने तमाम वो भी कलेक्टरों को चुना गया था जो आकर अपने जिले के बारे में बताएं, उस लड़ाई के बारे में बताएं, ताकि उनकी जो लड़ाई उन्होंने जीती है उस अनुभव को बाकी जहां कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं, जिन जिलों में ज़्यादा मुश्किलें हैं, वहां लागू करके वहां जीत पाई जा सके। प्रधानमंत्री की मंशा यही थी और डीएम से इंटरैक्ट करने की मंशा भी प्रधानमंत्री की यही थी कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में जानकारी मिले। अब ऐसे में मुख्यमंत्रियों को शामिल करना ताकि वो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो हैं उनके अपने जो जिला मजिस्ट्रेट कर रहे हैं वो अपने बाकी जिलों में अपनाए, ये सीएम को भी सुनना था। सीएम को बोलने के बाद कभी नहीं हुई थी कि सीएम को बोलने दिया जाएगा। अगर सीएम को सलाह देना चाहें तो उनका स्वागत, बार बार कह रहे थे प्रधानमंत्री, अगर कुछ सजेशन ले आना चाहें तो केंद्र सरकार स्वागत करेगी। लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार का आरोप है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी ड्रामे के लिए ममता बनर्जी ने
अपने डीएम को बोलने नहीं दिया, जो 24 परगना जिसको बोलने का मौका मिलने वाला था, और दूसरा खुद वो ड्रामा करना चाहती थी। उनका रिकॉर्ड ही रहा है कि प्रधानमंत्री की बैठकों का लगातार बहिष्कार करते रही हैं तो 2014 से, और वो कड़ी उन्होंने जारी रखी है, वो सिलसिला जारी रखा है इस बार भी। जी, और ये जो सियासत करने का जो बहाना ढूंढा है और ये मंच ढूंढा है, वो बहुत ही लोगों को सोचने की ज़रूरत है कि क्या इसकी ज़रूरत है, क्योंकि प्रधानमंत्री तो ज़िला अधिकारियों को ये कह रहे हैं कि आपकी भूमिका कितनी क्रिटिकल है। हर ज़िले का डीएम जो ज़िला अधिकारी है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, कमिश्नर जिसे या एसडीएम जिसे कहा जाता है, उसकी जिम्मेदारी कितनी स्ट्रांग है और उस ज़िले की जिम्मेदारी उस पर है। यही बात उनको कह रहे थे और पीएम ने ये भी कहा कि वैक्सीनेशन पर गौर फरमाएं, इसको करें और जोर देने की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ी बात, वैक्सीन की डोसेस की वेस्टेज को कम करें। आपकी मौजूदगी से, आपके संवाद से गांव में ये डर निकल जाता है कि कुछ हो गया तो हम कहां जाएंगे, हमारा क्या होगा। आपको देखते ही सारा मन उसका बदल जाता है। इससे लोगों में साहस के साथ ही अपने गांव को बचाने की जागरूकता भी बढ़ती है। और मेरा आग्रह है, हमें गांव-गांव यही संदेश पक्का करना है कि हमें अपने गांव को कोरोना से मुक्त रखना है और लंबे अरसे तक जागरूकता से प्रयास करना है। अमिताभ, कहीं ना कहीं जो रूरल एरियाज है वहां पर कोविड-19 और कोरोना का जो सीरियसनेस है लोगों में अभी भी आया नहीं है, और कई लोगों पे ये भ्रम भी है कि अगर उन्हें टीका लगता है तो शायद उन्हें कोविड हो जाएगा। तो इसलिए अब प्रधानमंत्री ये आग्रह कर रहे हैं जिला अधिकारियों से कि आप अवेयरनेस कैंपेन कीजिए और लोगों की एग्रेसिव एक्टिव टेस्टिंग कराइए। ये जब तक जिला अधिकारी नहीं करेंगे, जिला प्रशासन जो है, जिला अधिकारी के हाथ में कितनी पावर्स हैं डिसीजन लेने के लिए और जान बचाने की जिम्मेदारी भी वो ले सकते हैं। तो इसी बात को शायद प्रधानमंत्री कर रहे थे। बिल्कुल आनंद, जिला स्तर पर अगर ये बीमारी फैलती जा रही है, गांव के स्तर पर ये रूरल ग्रामीण स्तर पर ये बीमारी अगर फैल रही है, तो इसके लिए जागरूकता जगाना बहुत ज़रूरी है सरकार के लिए भी, और जिला कलेक्टरों और स्थानीय प्रशासन की भी जिम्मेवारी है कि लोगों को इसके बारे में अवगत कराएं कि कोरोना कैसे होता है, क्यों होता है, अगर कोरोना होता है तो इसका इलाज कैसे करें, इसके बारे में पैनिक ज़्यादा फैलने ना पाए, ये सुनिश्चित करना स्थानीय प्रशासन का काम होता है। और यही काम डीएम से बात करके प्रधानमंत्री ने उनको कहने की कोशिश की है कि कई जिले हैं पूरे देश में जिन्होंने कई नायाब तरीके अपनाए हैं, कई गांव हैं गुजरात से लेकर हिमाचल से लेकर केरल तक जिन्होंने कई ऐसे नायाब तरीके अपनाए हैं जो कोरोना को कंटेन करने में काफ़ी मददगार साबित हुए हैं। केरल में तो हर गांव, हर पंचायत स्तर पर एम्बुलेंस तक रखी गई है। गुजरात में कई गाँव ऐसे हैं जहाँ स्वतः लॉकडाउन कर दिया है सरकार के। लॉकडाउन करने के पहले कोई बाहर का व्यक्ति अंदर नहीं आ सकता, वो आत्मनिर्भर हो गए हैं। दिल्ली और उसके आसपास भी कई गाँव ऐसे हैं जो इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो इस एग्जाम्पल को, इस उदाहरण को बाकी जिलों में दोहराना है और यही कहानी कलेक्टरों के मुंह से सुनना चाहते थे और प्रधानमंत्री, और यही संदेश उनको दिया है कि अब ये बीमारी सिर्फ दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता या बेंगलोर की बीमारी नहीं है, कस्बों से फैलते हुए गांव तक पहुंच रही है। इसलिए जागरूकता जगाकर पंचायतों को मजबूत करके इसको कैसे इसकी रोकथाम करनी है, ये संदेश देना था। और यही संदेश डीएम से भी लेना था कि उन्होंने कैसे अपने इलाके में काम किया है। बिल्कुल, अगर डॉक्टर राजेंद्र भरूट जैसे लोग नंदुरबार में ये काम कर सकते हैं तो फिर देश भर के सभी ज़िलों में क्यों नहीं। और अगर देश भर के ज़िलों में अगर ऑक्सीजन प्लांट्स लगने हैं तो उस साइट का निरीक्षण, उसको आइडेंटिफिकेशन, उसका क्लियरेंस और फिर उस ढांचे को तैयार करने की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की है, जिला अधिकारी की है। तो ये सारी बातें जो हैं इम्पॉर्टेंट है कि कोविड की तैयारी में और थर्ड वेव से पहले की तैयारी में। लेकिन यहाँ एक और समस्या है, म्यूकोरमाइकोसिस की बात तो हम कर रहे हैं, यानी ब्लैक फंगस की तो हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब कई सारे कोविड पेशेंट्स, रिकवर्ड पेशेंट्स में वाइट फंगस भी दिखने लगा है। ये एक नई समस्या निकल के आई है। अब हमारे साथ चंद्रमोहन कुमार न्यूज़ 18 के हैं, जो कि उनकी खबर है कि पीसी
पीएमसीएच में भर्ती 4 मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि हुई है। अब पीएमसीएच में माइक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एसएन सिंह ने मरीजों में व्हाइट फंगस की पुष्टि की है। डॉक्टर ने कोरोना के मरीजों और इससे ठीक हो चुके मरीजों में व्हाइट फंगस को गंभीरता से लेने की अपील भी की है। डॉक्टरों का कहना है कि देरी से पहचान होने पर व्हाइट फंगस के मरीज की जान को खतरा भी हो सकता है। अब व्हाइट फंगस ज्यादातर उनके साथ हो रहा है व्हाइट फंगस जो है उनको हो रहा है जिनको कि शायद ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा या ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है और ये स्किन पर भी फैलता है, त्वचा भी इससे ख़राब होती है, ये बताया जा रहा है। उसके साथ साथ देश में कोरोना का कहर तो बढ़ ही रहा है। ऐसे में लोग आस्था का सहारा ले रहे हैं। देश के अलग अलग शहरों में पूजा पाठ करके कोरोना का प्रकोप शांत करने की प्रार्थना भी की जा रही है, लेकिन आस्था के मेलों में लापरवाही भी देखने को मिल रही है। लोग बिना मास्क के दिखे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो रहा। ऐसा ना करें। देश कोरोना के कोहराम से छटपटा रहा है। शहरों के बाद वायरस गांवों में तेजी से फैल रहा है। केंद्र और राज्य सरकारें भीड़ भाड़ जमा न करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन अपने अजब देश में कब क्या गजब हो जाए ये कौन जाने। कोरोना का इलाज, उसका अंत करने की दवा पर वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन देश में कुछ नमूने ऐसे हैं जो ना रोकथाम के किसी नियम को मान रहे हैं, और रही बात इलाज की तो वो अपने मन मुताबिक कोरोना का इलाज करने में भी जुटे हैं। ये 3 तस्वीरें देखकर आप देश में लापरवाही का आलम समझ सकते हैं। मेरठ में एक बीजेपी नेता सड़कों पर हवन कुंड लेकर वायुमंडल शुद्ध करने का दावा करते हुए शंख बजाते चल पड़े। इसी तरह यूपी के बहराइच में भी कुछ लोगों ने मंदिर पर मानस पाठ करके कोरोना का प्रकोप कम करने का दावा किया, और राजस्थान के 12 में तो सामाजिक दूरी और भीड़ भाड़ न जुटाने की गाइडलाइन तोड़कर हजारों लोग एक धार्मिक मेले में उमड़ पड़े। कोरोना वायरस के बर्ताव, उसके असर और उसकी दवा पर वैज्ञानिक खोज करने में लगे, लेकिन मेरठ शहर में बीजेपी से जुड़े एक नेताजी उसके इलाज का साधन हाथ से खींचे जाने वाले एक रिक्शा पर लादकर गली गली घूम रहे हैं, और उनके हाथ में कोरोना का अंत करने वाला दूसरा शस्त्र है, शंख। बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने एक ठेले पर हवन कुंड लाद दिया और दूसरे हाथ में शंख थाम कर बजाना शुरू कर दिया। इन्होंने हनुमान चालीसा का पाठ करके हवन का धुआं बस्ती में घुमाया। साथ ही दावा किया कि शंख की ध्वनि से वायुमंडल में फैला वायरस खत्म हो जाएगा। भाजपा नेता गोपाल शर्मा ने अपना ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी अपलोड किया है। वायुमंडल में फैले हुए हानिकारक वायरस को समाप्त करने के लिए हवन सामग्री के साथ देसी गाय के गोबर के बने उपले, देसी गाय का घी, आम की लकड़ी, लौभान, कपूर आदि को मिलाकर हमने हनुमान चालीसा के पाठ के साथ मेरठ के नई बस्ती व शिवपुरम की गलियों में हवन सामग्री की धुनी को वायुमंडल में फैलाया। मेरठ में हवन सामग्री के धुएं के सहारे कोरोना संक्रमण पर काबू करने का ये अनोखा तरीका बीजेपी नेता गोपाल शर्मा ने इजाद किया है, जबकि असल बात यह है कि वायरस का कारगर इलाज अभी तक वैज्ञानिक खोजने में लगे। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बहराइच से आई हैं। कोरोना जैसी भयावह महामारी को भगाने के लिए इन लोगों ने पूजा पाठ का सहारा लिया। बहराइच के चंदेला कला में सैकड़ों ग्रामीणों ने गांव में बने मंदिर पर 2 दिन का रामायण पाठ किया, हवन किया और 108 कन्याओं को भोजन भी कराया। यहाँ के लोगों का मानना है कि पूजा पाठ से महामारी का प्रकोप कम होगा। सभी लोगों ने ग्राम सभा के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर विश्व में जो फैली महामारी को
दूर भगाने के लिए समस्त देशवासी एवं विश्व में जो फैला हुआ है इसको दूर करने के लिए अपने इष्ट देव से हम लोग ने पूजा की है। इसको जल्द से जल्द खत्म करें और समस्त विश्व में अमन चैन रखें। मैदान में जुटे हजारों लोग, जगह जगह औरतों बच्चों के जत्थे, झाल ढोलक और चिमटों की आवाज। महामारी का डर त्याग कर आस्था का ये मेला जुटाया गया है राजस्थान के बारां में। कोरोना गाइडलाइन को तोड़कर हजारों लोगों की भीड़ जमा हो गई। बारां जिले के कलमंडा में माताजी के मंदिर पर धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मेले में जुटी भीड़ विज्ञान के आगे आस्था का वजन बता रही है। हैरत की बात ये कि लोगों ने न तो मास्क लगाया और न ही सामाजिक दूरी बनाकर रखी। बताया गया कि पुलिस को इस मेले के बारे में कोई सूचना नहीं थी। बाद में पुलिस ने सरपंच सहित मेला लगाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। ये तस्वीरें झारखंड के गिरिडीह से आई हैं। गिरिडीह के छोटकी खरडीहा में बैंक ऑफ इंडिया के सामने लोग कतार बांधे खड़े हैं। तस्वीर में साफ है कि लोगों ने फासला भी नहीं बनाया है, लेकिन बैंक खुले होने की वजह से सैकड़ों ग्राहक जमा हो गए। कमोबेश समूचे देश से ऐसी ही डराने वाली तस्वीरें आ रही हैं। कहीं धार्मिक आयोजन हो रहे हैं, कहीं कोरोना के इलाज के नाम पर कर्मकांड हो रहे हैं, तो कहीं आस्था की चाशनी में डूबे तर्कों से कोरोना का इलाज करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन सच ये है कि कोरोना से बचाने वाली 3 ही चीज है: मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीन। 120 साल उम्र है मेरी। वैक्सीन लेने का समझदारी भरा काम किया है 120 साल की महिला धोली देवी ने। ये हैं धोली देवी। इन्होंने कोरोना के वैज्ञानिक इलाज को ही सही माना और 120 साल की उम्र में भी वैक्सीन लगवाई। वैक्सीन के बाद धोली देवी पूरी तरह स्वस्थ हैं। काले ने टीका लगाया था, ग्रंथि में बिल्कुल ठीक है, मुझे कोई परेशानी नहीं आई, कोई बुखार बुखूर नहीं आया। नहीं कहने कराना मतलब ये ग्रंथि भाई जबकि बाकी और भी लोग जिनके बेचारे और सारे इंजेक्शन जिनके जरूरी कराना चाहिए। कोरोना के आलतू फालतू इलाज पर भरोसा करने से बेहतर है कि मास्क लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें और जैसे ही आपका नंबर आए वैक्सीन लगवाएं, क्योंकि कोरोना से बचाव का सबसे मजबूत सुरक्षा चक्र वैक्सीन ही है।